रवि बारिया अपनी जगह पर खड़ा हुआ सोच रहा था कि अब इस मुसीबत से किस तरह निकला जाए। उसे नरेश का ख्याल आया। वो सोचने लगा कि आखिर पायलट केबिन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जहाज़ बेकाबू हो गया था। वो नरेश के पास आ गया। रंजीत सिंह नरेश की हल्की फुल्की ट्रीटमेंट कर चुका था। अब वो कुछ सही नज़र आ रहा था। नरेश, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जहाज़ बेकाबू हो गया? रवि बारिया ने नरेश से पूछा तो वो बोला, सर, असल में वो लोग जहाज़ को काठमांडू से बहुत दूर ले जा रहे थे। इस बात पर मैं उनसे उलझ पड़ा जिसकी वजह से एक हाईजैकर ने मेरे सर पर रिवाल्वर का दस्ता मारा। मैं जहाज़ के बोर्ड पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उन्होंने आपकी जगह जो बंदा बिठाया था वो अनाड़ी था। मेरे ख्याल में वो जहाज़ को संभाल नहीं पाया होगा। जिसकी वजह से जहाज़ बेकाबू होकर गिर पड़ा। नरेश खामोश हुआ तो रवि बारिया ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो नरेश, लेकिन इस हादसे की वजह से 4 मुसाफिरों की जान चली गई। एक को उन हाईजैकरों ने मार डाला। कितनी जानों का नुकसान हो गया है। इन हाईजैकरों की वजह से रवि बारिया को हाईजैकरों पर गुस्सा आने लगा। एक हाईजैकर जहाज़ के केबिन में अब भी जख्मी पड़ा था। उसे जहाज़ से कोई बाहर निकाल कर नहीं लाया था। रवि बारिया ने देखा जहाज़ में लगने वाली आग कम हो गई थी। नरेश, मैं जहाज़ के केबिन से होकर आता हूँ, ये कहकर रवि बारिया आगे बढ़ा और जहाज़ के पास पहुँच गया। पहुँचकर दोबारा जहाज़ के अंदर दाखिल हो गया। रवि बारिया कुछ सोचकर जहाज़ के केबिन में आ गया। 2 हाईजैकर अब भी केबिन में मौजूद थे। एक मर चुका था, दूसरा बेहोश था। रवि बारिया ने जहाज़ के ट्रांसमिशन सिस्टम को देखा, वो काम कर रहा था। ये देखकर रवि बारिया को खुशी हुई। उसने अपने डिपार्टमेंट से राब्ता किया। जल्द ही उसका राब्ता हो गया। कैसे हो रवि बारिया? लाइन पर उसका ऑफिसर आनंद कुमार था। जी सर, मैं ठीक हूँ। आपको पता तो होगा कि हमारा जहाज़ हाईजैक हो गया था। हाँ, एक अब कहो, तुम और बाकी अमला और मुसाफिर कैसे हैं? आनंद कुमार की बात सुनकर रवि बारिया ने उसको पूरी तफसील बताई और ये 5 मुसाफिरों की मौत हो चुकी है, कुछ जख्मी हैं और अब हम बेयारो मददगार एक नामालूम जजीरे पर। रवि बारिया की बात सुनकर उसका ऑफिसर आनंद कुमार बोला, रवि, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो। ये कहकर आनंद कुमार चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर बोला, हम तुमसे बेखबर नहीं हैं। हमें तुम्हारी लोकेशन ट्रेस हो रही है और हमने तुम्हारी मदद के लिए एक बहरी जहाज़ रवाना कर दिया है। उसको तुम तक पहुँचने में वक्त लगेगा। तब तक तुमने खुद को भी संभालना है, अपने अमले और मुसाफिरों का भी ख्याल रखना है। लेकिन अब मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हारे जहाज़ को हाईजैक करने वाला मालूफ गैंग है। मालूफ गैंग? रवि बारिया बीच में बोल पड़ा। हाँ, मालूफ गैंग, ये इंतहाई खतरनाक गैंग है। इस गैंग को चलाने वाले का नाम मालूफ है। बड़ा अजीब नाम है। इससे भी अजीब बात यह है कि मालूफ एक इंतहाई ज़हीन, शातिर और चालाक आदमी है। वो कई ज़बानें बोल सकता है। इसके अलावा वो जिस मुल्क में जाता है वहाँ का भेष इख्तियार कर लेता है। अगर वो मुसलमानों के मुल्क जाता है तो मुसलमान बन जाता है। ईसाइयों के देश में ईसाई, भारत आकर वो हिंदू बन जाता है। उसे हर धर्म के बारे में अच्छी खासी मालूमात है। अब उसकी ज़बान कौन सी है, उसका मुल्क कौन सा है, वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उसका धर्म, ईमान, पैसा है। दौलत कमाने के लिए वो हर गैर कानूनी धंधा करता है। उसका नेटवर्क बहुत मजबूत है। उसके साथ हर मुल्क, हर धर्म के लोग काम कर रहे हैं और वो मालूफ के एक इशारे पर अपनी जान लुटाने से भी दरेर नहीं करते। अब तुम्हें सोचना यह है कि वो तुम्हारे जहाज़ को अगवा करके अफ्रीका की तरफ क्यों ले जा रहा था, और तुम्हारा जहाज़ भी जिस जजीरे में गिरा है उसको अफ्रीका की हदूद लग रही है। यानी तुम्हारे जहाज़ को हाईजैक करने वाला मालूफ तुम्हारे कहीं आसपास भी हो सकता है। तुम्हें होशियार रहना है तब तक जब तक हमारा बहरी जहाज़ तुम तक नहीं पहुंच जाता।
इतना कहने के बाद आनंद कुमार खामोश हो गया। आप बिल्कुल फिक्र मत करें सर, मैं अपने अमले और मुसाफिरों का ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखूंगा। एक बात और, आनंद कुमार को शायद कुछ याद आ गया था। जी 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 सर कहिए, रवि बारिया बोला तो आनंद कुमार ने कहा, मालूम, शातिर, चालाक और शहीन होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक फाइटर भी है। 40-50 अफराद पर वो अकेला ही भारी पड़ता है। ओके सर, आप इस बात की फिक्र मत करें। अगर उसका सामना कभी मुझसे हुआ तो वो भी तमाम उम्र मुझे याद रखेगा। हाँ, मैं जानता हूँ तुम भी किसी से कम नहीं हो। ओके, अपना ख्याल रखना। अगर दोबारा राब्ता मुमकिन हुआ तो मैं तुमसे राब्ता करूँगा। ओके, गुड लक। राब्ता मुनक़ता हो गया। रवि बारिया जहाज से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने मुसाफिरों को खुशखबरी दी कि उनकी मदद के लिए बहरी जहाज निकल चुका है। रवि बारिया की बात सुनकर तमाम मुसाफिर खुश हो गए। उनके दिलों में एक उम्मीद जाग उठी कि वो अब अपने घर वापस जा सकेंगे। मुसाफिर तादाद में ज़्यादा थे, उनको संभालना था। उनके खाने पीने का सामान का मसला था। जहाज़ में खुर्दोनोश का जो सामान बचा था वो जहाज़ से निकाल लिया गया था, लेकिन ये खाने पीने का सामान उनके लिए काफ़ी नहीं था। कुछ फर्स्ट एड का सामान भी था। बहरी जहाज़ कब तक उनके पास पहुँचेगा उसकी भी कुछ खबर नहीं थी। लिहाजा उनको खुराक और पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ सकती थी। ये सब बातें रवि बारिया की नज़र में थी। उसे मुसाफिरों और अपने अमले के लिए उनका बंदोबस्त करना था। और फिर रवि बारिया के जहन में एक ख्याल आया। उसने पहले एक टीम तश्कील दी। ये टीम 10 जवान लोगों की पर मुश्तमिल थी। हाईजैकरों के रिवाल्वर रवि बारिया ने उठा लिए थे। वो चार रिवाल्वर थे। 3 रिवाल्वर रवि बारिया ने उन 10 जवानों में से 3 के हाथों में दे दिए और उनसे कहा कि आप 10 जवानों ने यहाँ मौजूद लोगों का ख्याल रखना है। मैं और रंजीत जजीरे की तरफ जा रहे हैं। वहाँ हमें मुसाफिरों और अपने अमले के लिए खुराक और पानी को तलाश करना है। चौथा रिवाल्वर रवि बारिया ने रंजीत सिंह के हाथ में थमा दिया। ठीक है सर, आप बेफिक्र होकर जाएं, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। एक जवान लड़का बोला। नरेश भी उठ खड़ा हुआ था। वो रवि बारिया से बोला, सर मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं नरेश, तुम जख्मी हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लिहाजा तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। अब ये जजीरा कैसा है, हमें जजीरे में किन हालात का सामना करना पड़ता है, इसके लिए तुम फिट नहीं हो। ये कहकर रवि बारिया खामोश हुआ तो उसे मुसाफिरों में से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। सर, रवि बारिया ने आवाज़ की तरफ देखा। वो एक नहायत खूबसूरत और पुरकशिश जिस्म की मालिक लड़की थी। आम हिंदुस्तानी लिबास पहने हुए थी। उसकी आंखों में मकनातीसी कशिश थी। मैं भी आपके साथ चलूंगी, लड़की आगे बढ़ते हुए बोली। रवि बारिया लड़की को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था कि एक और मुसाफिर की आवाज़ सुनाई दी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। रवि बारिया ने बोलने वाले की तरफ देखा। वो एक दुबला पतला सा नौजवान लड़का था। वो भी रवि बारिया के पास आकर खड़ा हो गया। मैं भी जाऊंगी। ये लड़की लूसी थी जिसकी रवि बारिया ने जहाज से बाहर निकलने में मदद की थी। वो भी रवि बारिया के पास आकर खड़ी हो गई। अब रवि बारिया के पास रंजीत सिंह के अलावा 3 और लोग खड़े थे, जिनमें 2 लड़कियां थी और एक लड़का। रवि बारिया ने उन तीनों का मुशाहिदा किया। वो किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकता था, लिहाजा वो इन तीनों को देखते हुए बोला, मेरे ख्याल में तुम तीनों को भी यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जजीरे में ख़तरात भी हो सकते हैं और मैं आप तीनों की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डाल सकता हूँ। सर, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मैं आपके काम आ सकती हूँ। जो लड़की सबसे पहले रवि बारिया के पास आई थी वो बोली, और रवि बारिया को लड़की की बात में दम नजर आया। देखने में वो एक आम सी लड़की थी, लेकिन उसमें कोई तो बात थी जो रवि बारिया उसके अंदर महसूस कर रहा था। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? रवि बारिया लड़की को देखते हुए बोला। जिया अग्रवाल लड़की ने अपना नाम बताया।
मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। नौजवान लड़का बोला था। तुम्हारा नाम क्या है? रवि बारिया ने पूछा। मेरा नाम सैयद उज़ैर अली है और मेरा ताल्लुक बांग्लादेश से है। लड़के ने अपना गुड, रवि बारिया बोला। मेरा नाम लूसी है और मेरा ताल्लुक रूस से है। आखिर में आने वाली गैर मुल्की लड़की बोली, जिससे रवि बारिया पहले भी मिल चुका था। ठीक है, अगर तुम तीनों भी हमारे साथ जाना चाहते हो, लेकिन याद रखना ये एक मुश्किल और ख़तरनाक मुहिम हो सकती है। हमें सबके लिए खुराक और पानी तलाश करना है। ये इतना बड़ा जजीरा है, मुझे यकीन है इस जजीरे में पानी का चश्मा भी होगा और फलदार दरख्त भी होंगे। हम उनको तलाश करके वापस आ जाएंगे और वक्त ज़रूरत उसे इस्तेमाल करने के लिए ले आया करेंगे। रवि बारिया ने अपनी बात ख़त्म की। उसके बाद रवि बारिया ने उन 10 जवानों को अच्छी तरह समझाया कि उन्होंने क्या करना है। मुसाफिरों और जहाज़ के अमले को भी समझाया कि वो इस जगह से ज़्यादा दूर मत जाएं, अपना ख्याल रखें और उन 10 जवानों का कहा माने जिनकी ड्यूटी रवि बारिया ने उनकी हिफाजत के लिए लगाई है। जहाज़ के मुसाफिरों में बच्चे और बूढ़े भी थे। रवि बारिया को उन सब की फिक्र थी। ज़रूरी हदायत देने के बाद रवि बारिया रंजीत सिंह, जया अग्रवाल, उज़ैर अली और लूसी के साथ जजीरे की तरफ चल पड़ा। अब आगे उसके साथ क्या हालात पेश आने वाले थे वो उससे नावाकिफ था, और ये जजीरा कितना ख़तरनाक था इससे भी वो लाइल्म था। उसे फिक्र थी अपने अमले और मुसाफिरों की। उनके लिए उसे पानी और खुराक हासिल करना थी। जजीरा बहुत ही खूबसूरत था। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी, दरख्तों की भरमार थी। छोटे छोटे पौधे भी ज़मीन पर नज़र आ रहे थे। झाड़ियाँ भी थीं, जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। सर, क्या ख्याल है आपका? हमें पानी और खुराक मिल जाएंगे जजीरे में? जिया चलते चलते बोली। ईश्वर पर भरोसा रखो, हम निकले हैं तो कामयाब ही लौटेंगे। रवि बारिया जिया को देखते हुए बोला। ऐसा ही होगा रवि सर, देर बोला। क्या तुम अकेले सफ़र कर रही थी? रवि बारिया ने जिया से पूछा। जी, मैं काठमांडू अपने अंकल से मिलने जा रही थी और मैं अकेले ही सफ़र करती हूँ। मेरे पिता ने मुझे ऐसी तरबियत दी है कि मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। जिया इस तरह फ़ख्र से बोली जैसे उसे अच्छी बात है। रवि बारिया बोला। फिर वो रंजीत की तरफ मुड़ा। रंजीत, क्या तुम्हारा मोबाइल फ़ोन काम कर रहा है? नहीं सर, जहाज़ जब बुलंदी पर था तो मोबाइल में नेटवर्क था, लेकिन जहाज़ के गिरने के बाद नेटवर्क गायब हो गया है। ओह! रंजीत की बात सुनकर रवि बारिया को अफसोस हुआ। लूसी खामोशी से चल रही थी, जबकि वो चारों खामोशी को तोड़ने और सफ़र काटने के लिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। बहुत खूबसूरत जजीरा है, रंजीत चलते चलते बोला। हाँ, वाकई जजीरा तो बहुत खूबसूरत है। उज़ैर रंजीत की बात पर बोला। उन्हें जजीरे में घूमते हुए 15 मिनट हो चुके थे और चंद मिनट चलने के बाद उन्हें आगे पानी का एक बड़ा सा चश्मा नजर आया। पानी का चश्मा देखकर उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो सब भागते हुए पानी के चश्मे के पास पहुंच गए। सबने पानी से अच्छी तरह अपना मुंह धोया और चश्मे का पानी पिया। बहुत ही मीठा पानी था। चश्मे का पानी पीकर वो खड़े हो गए। पानी तो मिल गया है और ये हमारे जहाज से ज़्यादा दूर भी नहीं है। हम इस चश्मे से आसानी से पानी हासिल कर लिया करेंगे। अब हमें ऐसे फलदार दरख्त ढूंढने हैं जिसे हम खा सकें, या ऐसे जानवर जिनका गोश्त खाया जा सके और दूध को इस्तेमाल किया जा सके। अभी रवि बारिया की बात मुकम्मल ही हुई थी कि एक तीर सनसनाता हुआ आया और तीर रवि बारिया के जिस्म में पैवस्त होने ही वाला था कि जिया ने कमाल फुर्ती से तीर को पकड़ लिया। उस तीर के फौरन बाद 2 तीर एक साथ आए। एक तीर का रुख लूसी की तरफ था और दूसरा रंजीत की तरफ। यहाँ उज़ैर अली ने अपना कमाल दिखाया। दोनों तीरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। लेट जाओ, रवि बारिया चीखा और वो सब लेट गए। उसके बाद कई तीर सनसनाते हुए आए थे और उनके ऊपर से गुजर गए थे। रवि बारिया का जमीन पर लेटने का फार्मूला अच्छा रहा था और रवि बारिया नीचे जमीन पर लेटे हुए सोच रहा था
कि उसने उन सबको अपने साथ लाकर गलती नहीं की है। वो अपनी हिफाजत करने के साथ साथ दूसरों की भी हिफाजत कर सकते हैं। ये कौन तीर पर तीर चला रहा है रवि साहब? रंजीत जमीन पर लेटे लेटे बोला, ये कौन तीर पर तीर चला रहा है?